Good evening, everyone. Today we'll start the atomic structure wala part. We will start from here. You can write in your notebook which page number I'm going to start today. 21 page number. Page number 21. Sir, page number 21. देखो हमारे सामने open है. So first we'll learn. See, there are a lot of language written here, but more or less we have to learn how to apply the formulas in the problem related to wave. So there are various terms we discuss. See, this kind of description will be given in physics also. Wave is a mode of transmission, transporting energy from one place to other place without actual transportation of medium through which wave propagates. Medium की transportation नहीं करते, energy को transport करते हैं. Again, those will be the physics term. जो chemistry में use करने वाली part है वो देखते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत पहले से idea है. So in a wave motion, these are the basic technical terms जो हमें जाननी है और उसको use करना सीखना है. Wavelength. It is a linear distance between two consecutive crest or trough. तो wave हमने लिखा. तो बेटा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है क्या बेटा? हाँ, फिजिक्स में फिर से वेव के बारे में पढ़ाएंगे सब लोग. नहीं सर, ये फिजिक्स में ये टर्म्स है ना सर? हाँ, सब फिजिक्स में पढ़ोगे, बता तो रहे हैं. हमें सिर्फ थोड़ा बहुत उसका यूज करना है. ओके सर. सर ये आपके बुक में लिखने का या सीवीएम सर के बुक? सीवीएम सर का बुक अलग है, उसे बना लो ना. अगर उन्होंने तुमने स्टार्ट किया है उसमें लिख दो, क्या दिक्कत है. फिजिकल का चैप्टर है तो यू कैन फिनिश इन एनी नोटबुक. आपकी मर्जी. एक ही नोट्स फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं, अदरवाइज मैंने आपको लिखवाता अच्छे से. तो ऑलरेडी नोट्स है अच्छा जो आपको शेयर कर दिया गया. यू स्टार्टेड फॉलोइंग इट, जस्ट फॉलो इट ओनली. इफ यू मिस एनीथिंग यू कैन चेक अगेन फ्रॉम दिस. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट ऑल द नोट्स. यू विल लर्न सॉल्विंग फ्रॉम दिस नोट्स along with the theory. हाँ, एक रिक्वेस्ट है बेटा सब लोगों से. तो try to join before 5. It's always better to join 4:55 so that I will admit at 5 and we will start. और ऑलमोस्ट सबने आज ज्वाइन कर लिया. दूसरे बार में ज्वाइन नहीं किया था पर इसमें तो सबने ज्वाइन कर लिया. एक दो स्टूडेंट थे जो थोड़ा लेट ज्वाइन किए. Yeah, I can start at 5:10, 5:05, but we will again delay. 5:15 हो जाएगा वो. It's better to practice at 5:05. मैं स्टार्ट कभी भी करूँ देर मत देखिए. आपको 5 o'clock के पहले ज्वाइन कर लेना. हार्दिक तो आधा घंटा पहले ज्वाइन कर लेता है. हार्दिक. यस सर. हार्दिक क्या करता है, एक सेशन खत्म हुआ दूसरा ज्वाइन करके छोड़ देता है ना हार्दिक? हाँ सर, वही करता हूँ. तो वही बेस्ट है ना. ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, फिर अपना क्लास अटेंड करिए. आप ऑफ करके फिर से दूसरा स्टार्ट करेंगे, आपको डिपेंड है, आपका डिवाइस जैसा यूज करना है. बट ट्राई टू ज्वाइन बिफोर 5. यस. अब देखिए, नो क्वेश्चन हार्दिक. लिसन टू दिस व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग. यू लर्न एवरीथिंग प्रॉपर्ली एंड वेरी कंसाइज फॉर्म में आप सब सीख जाएंगे. बड़े प्यार से सीखेंगे. वेवलेंथ में 3 डेफिनेशन दिया हुआ है, तीनों पढ़िए. तीनों आपको बड़ा हाई फाई डेफिनेशन लगेगा. अच्छा डेफिनेशन है. इट इज अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ. सर, क्रेस्ट ऊपर वाला पार्ट रहता है और ट्रफ नीचे रहता है. स्टार्ट कर दिए तुम आधा घंटा कुछ मत बोलना, ठीक है? सिर्फ सुनना. ठीक. तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तुम्हारे में पेशेंस ही नहीं है. एंड इट मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग इन द एग्जाम आल्सो. पेशेंस रखिए, पेशेंस. नितिन बोलता है पर सोच समझ के वेट करके बोलता है. वो देखता है कि सर अगर एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हमसे बोले तो नहीं बोलता है. और वो कब बोलता है? जब सर पूछते हैं कॉमन, जब मैं पूछता हूँ कॉमन और कोई नहीं बोलता तो बोलता है. तो वो ख्याल रखने के लिए बोलता है. तो दोनों चीज सोचता है. तो देखो यहाँ पे वेव आप जानते हैं, सबको पता है कि वेव क्या होता है. इस फॉर्म में रहता है वेव. जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा पोजीशन इज व्हाट? क्रेस्ट. और मिनिमा इज व्हाट? ट्रफ. जो हाइट होती है एक्सिस से, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इस हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं. एम्पलीट्यूड कहते हैं.
तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ दोनों क्या होती है? एम्पलीट्यूड होती है। कुछ मत लिखिएगा, डोंट राइट एनीथिंग। मैं लिखने के लिए बोलूंगा वो टेक्निकल टर्म, वही आप लिखिएगा, तो वही सॉल्विंग में जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है ना? ठीक है। लिखता है इट इज अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ। मतलब कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये पहला क्रेस्ट, ये दूसरा क्रेस्ट, इनमें जो डिस्टेंस होती है वही आपका क्या है? लैम्डा, जो आपको पहले से भी पता है। इट इज अ लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इट इज अ लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन टाइम पीरियड टू इन टाइम इक्वल टू वन टाइम पीरियड। इन सबसे बेटर डेफिनेशन देखो क्या है, छोटा सा डेफिनेशन, लेंथ ऑफ वन वेव। बेसिकली व्हाट इज वन वेव हियर? यहाँ से अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? वन वेव होता है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? So there are two ways to find out lambda. Either you find the distance between two crest, two trough, or just length of one wave. फिर से दूसरा वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ। डन? यस सर। वेवलेंथ की यूनिट, वेवलेंथ मतलब लेंथ है, तो यूनिट क्या होगी? मीटर, मीटर। सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, सब कुछ भी हो सकता है। लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ ओनली, नथिंग एल्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब वन वेव हुआ। तो टाइम, सिंपली टाइम की डेफिनेशन क्या लिखूं? टाइम टेकन बाय, बोलो, वन वेव। वन। तो तो ऑक्सीलेशन मतलब मतलब वेव। हाँ, अब एक वन ऑसिलेशन मतलब वन वेव। देखिए नेक्स्ट, देखिए तो यहाँ से ऐसे जाके वेव को ऐसे आने में इस पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा? बोलो। तो वो लैम्डा का ऊपर। नहीं, लैम्डा जितना तो डिस्टेंस है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? टी। लैम्बडा नहीं, लैम्बडा। लैम्डा इज द लेंथ, लैम्डा बेटा लेंथ है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इफ सर द वन वेव टाइम पीरियड। प्लस। वन टाइम पीरियड। देखा, देखा, देखो नितिन, हार्दिक को पेशेंस खत्म हो गया। हार्दिक को मैंने आधा घंटा चुप रहने के लिए कहा था। नहीं, आई एंजॉय दोस मोमेंट सीरियसली। ये अच्छी बात है, आप समझा नहीं रिस्पॉन्ड वो करते क्या हैं। बोल। कौन? वो तो जो बोला बोला, मैंने उसको हार्दिक को कहा था कि आधा घंटा शांत रहने के लिए, नहीं बोला। पर हार्दिक का पेशेंस ही नहीं है। सर लिसन, बट गलत लिसनिंग इज बोला नॉट, था कि सही बोला था? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, एटलीस्ट फॉर यू नाउ, बिकॉज आपको मैंने पहले ये आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आधा घंटा आप ना बोले। टाइम पीरियड इज व्हाट? टाइम टेकन बाय वन वेव। मतलब लैम्डा मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेंगे? 30 सेकेंड। व्हाट इज लैम्डा? लेंथ ऑफ वन वेव। लेंथ ऑफ वन वेव को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड, दैट इज 30 सेकेंड। नाउ इफ आई आस्क यू द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड केमिस्ट्री में सेम होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम लिखोगे। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, वेव ने, लैम्डा ने कब कवर किया, कितने टाइम में? टी टाइम। टी टाइम में। तो वेलोसिटी v का फॉर्मूला होगा, v है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? लैम्डा पढ़ा, बिल्कुल वन वन लाइन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। नाउ अगर वो अगर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, और सही था हार्दिक, गलत क्यों होगा? कोई गलत थोड़ी बोलोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो वेव है इसकी वेलोसिटी फिक्स है। इसकी वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या होता है? c, और वैल्यू क्या होती है? बस। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी फिक्स है। कैन वी से दैट फॉर EMR c इक्वल टू लैम्डा अपॉन t होगा।
यस तो क्लास मत ज्वाइन करिए, वो क्लास ज्वाइन करना सबसे सबसे गलत डिसिप्लिन है, इनडिसिप्लिन है आपका। कोई भी रीजन मत बताइए, यू जस्ट रिजॉल्व इट। सबके साथ प्रॉब्लम होता है। किसी और Let- को वो बना दो ना को-होस्ट, so they क्या can, बेटा? आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ मैंने बनाया बेटा, मैं पढ़ाने से भूल जाता हूँ, मैं सामने रखा हूँ डिवाइस, मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। 2 डिवाइस रखा हूँ, जिससे एक से एडमिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्लास ज्वाइन करिए टाइम पे। अभी स्टार्ट कैसे करूँ? अगर स्टार्ट लेट करता हूँ तो जो पहले ज्वाइन करते हैं उनके लिए इंजस्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट लेट करूंगा और जल्दी करूंगा तो जो लेट ज्वाइन करूंगा छूट जाएगा। और जो लेट ज्वाइन करते हैं वो सोचते नहीं इसके बारे में, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। देयर शुड नॉट बी एनी रीजन फॉर ज्वाइनिंग लेट। इफ यू आर ज्वाइनिंग लेट आफ्टर 3 o'clock, जस्ट पुट अ मैसेज नहीं आया मतलब आप जानबूझ के लेट कर रहे हैं, वो आपकी लापरवाही है या भूल गए हैं क्लास के बारे में। वही देखा कि हार्दिक 4:30 बजे 4:30 को ही ज्वाइन कर लिया उसने, तो ज्वाइन कर खत्म कर लिया अपना काम। स्मार्ट वर्क हो गया वो काफी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डेफिनेशन लगेगा बहुत टफ। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट बाय वेव इन, डेफिनेशन यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, ये बेस्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी के सिंबल लोग ऐसा लिखना, ऐसा। उसको पढ़ते क्या है? न्यू पढ़ते हैं, न्यू, बस आप जानते ही हैं। अच्छा बताइए, टी सेकंड में या टी टाइम में कितने वेव पास कर रहे हैं? वंस तो 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम में कितने पास करेंगे? 1/t 1/t number of waves. So frequency will be nothing but what? 1/t 1/t. अच्छा वेलोसिटी क्या लिखा था फॉर एन EMR? हमें EMR ही पढ़ना है, कुछ और दूसरा वे पढ़ना ही नहीं है। λ/t लिखा था, यस सर। इसको लिख सकते हैं 1/t। मैं फिर से लिखूंगा फ्रेश पेज पे, इनटू न्यू। तो c इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा इनटू न्यू। और न्यू इक्वल टू क्या हो गया? c upon lambda। छोटे छोटे डेफिनेशन। वेव नंबर सो वो न्यू का सिंबल कैसे बना? ऐसे स्टाइलिश वी होता है, ऐसा कर दो। स्मॉल वी कैसे लिखते हैं? थोड़ा स्टाइलिश बना दीजिए। डक बना देते, डक। यस रहने दो यार, क्या सब कर रहा हूँ मैं, रहने दो। वेव नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा यूनिट मीटर में कितने वेव होते हैं? 1 वेव, बिकॉज लेंथ ऑफ 1 वेव इज व्हाट? लैम्डा मीटर। तो 1 मीटर में कितने वेव होंगे? हमेशा मैं यूनिट मेथड ही पढ़ाता रहता हूँ। तो 1/λ नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ हो गया, उसी को वेव नंबर कहते हैं। इसकी सिंबल कुछ नहीं है, न्यू लिखो, उसके ऊपर बार लगा। तो न्यू बार इज नथिंग बट 1/λ। और यूनिट क्या होगी इसकी? रेसिप्रोकल ऑफ v यूनिट mu ऑफ लेंथ, पर मीटर, पर सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है? बताऊंगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी। सर हाँ सर, एक डाउट है पेशेंस खत्म हो गया हार्दिक का। नहीं डाउट है सर बस। छोड़ो ना, तो तुम्हें बात करने का मन है, कुछ भी बहाना बना देते हो। बोलो बेटा बोलो। सर वही एंगस्ट्रॉम का मेरे को यूनिट पूछना, मतलब वैल्यू पूछना था। और वो सब लिख रहा 10⁻10 है ना उसका? सब लिख रहा हूँ मैं, डोंट वरी, सब लिख रहा हूँ। वो सब जितने भी सॉल्विंग टेक्निक होंगे विल टीच यू। नोट्स आपके सामने है डिस्क्रिप्टिव, बट सॉल्विंग टेक्निक अलग चीज होती है, नोट से कुछ नहीं होता। सर ये और आप इनऑर्गेनिक पार्ट है ना? नहीं, फिजिकल पार्ट है। ओके नॉर्मिक सर। कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, कुछ भी पढ़ लो, सभी सब फाइनल एग्जाम देना ही है। बट हाँ फिजिकल के अंदर आता है। सबसे पहला काम देखो, 1 जो आप पूछ रहे थे 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 nm क्या होती है? नैनोमीटर 10⁻⁻6 10 - 9 माइनस 9।
तो तुम बताओ 1 nm कितना होता है, फिर 1 माइक्रोमीटर। अब कन्वर्जन ही नहीं पता होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। 10⁻⁶ मीटर, 1 pm, पिकोमीटर 10, 1 fm, बताओ 1 mm कितना एंगस्ट्रॉम होता है, बेसिक मैथमेटिक्स। बोलो। सर 10⁻⁻1। गलत। सर 10 मीटर। 10। Sir, can you repeat the question? 1 convert nanometer into angstrom। करनी क्या होगी, सिंपल बेटा, 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपली क्या आएगा 10। 1 nm क्या आ गया, बस वेरी सिंपल रिजल्ट। ये हो गया कन्वर्जन। एक और चीज देखना, उसमें फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लिखा है, 1/t, डेफिनेटली 1 टाइम, तो पर सेकंड होगा। पर सेकंड को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज। इसको और कुछ बोलते हैं, सीपीएस, साइकिल्स पर सेकंड। कुछ खास नहीं, सिंपल। अब जो भी हमने पढ़ा उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ वन वेव। Length of one wave. One oscillation. One wave. t is what, time period, Time. time for वन वेव। one वन wave, ऑसिलेशन। है ना, time for one wave। what is frequency, Number of waves in 1 second. यूनिट टाइम या 1 सेकंड, यूनिट टाइम। और बेटर क्या होगा, इन 1 सेकंड। if I use SI unit, new bar in unit length, C क्या था, स्पीड ऑफ। स्पीड ऑफ लाइट। हमें क्वेश्चन मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है। नाउ C इक्वल टू क्या होगा, पहले तो बेसिक, पावर। 10 raised to 8. फॉर अ 10 to 10. वेव, हाँ फॉर अ वेव सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 1/t, and frequency sorry, new bar is what, 1/lambda, velocity is lambda upon t, that is this। from this frequency इक्वल टू क्या होगा, c upon lambda, c into क्या होगा 1/lambda, और c into क्या होगा। सारे क्वेश्चन वेव से रिलेटेड इसी के आसपास घूमेंगे, तो आपको बता दिया मैंने। फॉर अ EMR, velocity is constant and that is, तो आपको वेलोसिटी पहले से ही पता है, this। डन, ये सब सारे लिखिए आप, सब नोटबुक लिखिए। सॉल्विंग के लिए सिर्फ और सिर्फ यही यूज होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा वेव से रिलेटेड प्रॉब्लम में। और ऊपर का जो रिजल्ट है वो भी लिख सकते हैं आप, लिखिए।
नोट कर लिया सबने? यस सर 1 मिनट सर प्लीज। सॉल्विंग में इतनी इससे ज्यादा यूज ही नहीं होगा वेव से प्रॉब्लम में, सिर्फ लैंग्वेज होगा इंग्लिश की बहुत बड़ी बड़ी, करना सिर्फ इतना ही काम होगा। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन? हाँ बेटा। That's so. डन बेटा, ठीक है। सर व्हाट इज दिस REMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? रेडिएशन। सर 1 मिनट सर। एक मिनट बेटा रुको। सर तो ये PDF में से भी लिखना है क्या सर? मत लिखो, तुम्हारी मर्जी, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं अगर कहूंगा कि नोट्स नोट्स पढ़ो और सॉल्विंग पे सीखो। सॉल्विंग का चैप्टर है, सॉल्विंग पे ध्यान दो। जब भी वो थ्योरी पे जाना होगा हम चेक कर लेंगे। ठीक है पर थ्योरी को पढ़िए तो छोड़िए मत। यस सर। सर 1 मिनट। हाँ यस सर डन। ठीक है। यस अब यहाँ पे जानना ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव it is formed by two components, electrical field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेव है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेव है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है फिजिक्स में, इसमें आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी होती है, इट इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड द वेव, द नेट रिजल्टेंट वेव दैट इज EMR is also perpendicular to both the components. All three are perpendicular to each other. One is electric field, other is magnetic field, and third is what? Electromagnetic wave. तीनों आपस में क्या है? Perpendicular है। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी?
फिक्स स्पीड ऑफ लाइट, और उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट मीडियम भी वो ट्रैवल कर सकता है। ये डायग्राम बना के रखा है उन्होंने, 3 एक्सिस है, मान लो ये x है, ये y है, ये z है। तो x की तरफ एक मूव कर रहा है, एक y की तरफ मूव कर रहा है, और एक z की तरफ मूव कर रहा है। This electromagnetic wave do not require any medium for propagation, moves with velocity of light in vacuum. According to Maxwell electromagnetic theory, ये पूरा एक साथ पढ़िए। एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव जो होते हैं, जैसे लाइट एग्जांपल है, सबसे प्यारा एग्जांपल लाइट है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब लाइट आपके शरीर पे पड़ती है तो आपको हीट का फीलिंग होता है। तो लाइट अपने साथ क्या लेके आता है? एनर्जी लेके आता है। जो एनर्जी लेके आता है वेव, वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग the intensity is directly proportional to amplitude square. Now what is amplitude? Height or depth, height of crest or depth of trough. सर एक डाउट था, पूछो में पूछो। सर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेंड कर सकते हैं? क्या? सर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेंड कर सकते हैं क्या? कर सकते होंगे सर, नहीं भी पता नहीं। रुकिए, चार्जेस ना सर अगर वो एक बार बेंड हो गया तो फिर जो ऑब्जेक्ट पे जो लाइट जो ये हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट गायब हो सकता है सर, मतलब दिखेगा नहीं ना, इट विल बी नॉट। इफ यू चेंज द डायरेक्शन तो वो आपको आपके तरफ जो आ रहा था वो नहीं आएगा। हाँ सर, ओके, यस सर, यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखो इतने सारे कंपोनेंट होते हैं। आई विल शो यू द डायग्राम इन एनसीईआरटी आल्सो। जब हम सारे कंपोनेंट, रेडियो वेव, हमें बस क्या पता है? विजिबल लाइट। तो आप इसमें से इंफ्रारेड भी सुनोगे, अल्ट्रावायलेट भी सुनोगे, और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सभी क्या गामा रेस, कॉस्मिक रेस, सब क्या है? एक्स रेस, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। किसी को मीडियम की जरूरत नहीं है, सभी की वेलोसिटी क्या है? सी। जब ये सभी को एक साथ आप लिखते हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिख दिया हमने। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का खास बात समझिए जो आपको याद रखना है। गामा, एक्स, यू, विजिबल। वेवलेंथ क्या है? जब आप कॉस्मिक से रेडियो की तरफ जा रहे हैं, वेवलेंथ क्या हो रही है? बोलो, बढ़ रहा है। यस सर। So this diagram is increasing order of wavelength. If you compare the wavelength of ultraviolet and infrared, the infrared will be having higher wavelength. Simple. यस। तो अगर मैं सिर्फ कॉस्मिक तक ध्यान दूं ना, तो आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। मेरी ऑब्जर्वेशन है, कॉस्मिक को अगर भूल जाता हूँ, हर एनसीईआरटी कॉस्मिक है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये गामा है, गामा को ऐसा वाइट ट्रीट कर सकता हूँ। एक्स है ये, यू है ये, वी है ये, है ना। तो फिर लाइट में आई है, एम है, आर है। ठीक है, तो कॉस्मिक को थोड़ा देर के भूल जाता हूँ, बस टेक्निक याद करा रहा हूँ, कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोअर अल्फाबेट है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम। नहीं, कैसे? सर इंफ्रारेड ज्यादा ना, रहेगा सर। लोअर अल्फाबेट, ये मेरी ऑब्जर्वेशन इसलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। लोअर अल्फाबेट, लोअर अल्फाबेट की लोअर क्या होगी फ्रीक्वेंसी, और हायर क्या होगी? वेवलेंथ। अगेन विल राइट दिस रिजल्ट इन नोटबुक। जब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/t। नहीं, वो ठीक है, सी अपॉन लैम्डा, और सी तो कांस्टेंट है। वेयर सी इज व्हाट? कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1 अपॉन लैम्डा। 1/λ। तो लैम्डा ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सिंपली कम। और लैम्डा कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। वेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन। तो हमने वही यहाँ पे क्या रिजल्ट को याद कराया। मैं हमेशा चेक करता हूँ, खुद ही भूल जाता हूँ। लोअर अल्फाबेट, लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर वेवलेंथ, एक्सेप्ट कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक को हटा दें तो जो हायर अल्फाबेट्स हैं, विजिबल के लेफ्ट हैंड साइड, 3 लेफ्ट हैंड साइड है, 3 राइट हैंड साइड है। तो विजिबल के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है? हायर अल्फाबेट।
हायर यस विजिबल के राइट हैंड साइड क्या है? लोअर अल्फाबेट। तो लोअर Yes. अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी लोअर और हायर वेवलेंथ। वेवलेंथ। जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है जो बता दिया मैंने आपको। विजिबल में क्या होती है? वेव ग्योर। वेव ग्योर। बी से क्या होती है? वायलेट। आई से क्या होती है? इंडिगो इंडिगो। रहने दीजिए, पता ही होगा आपको। तो वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी? कम। और रेड की हाँ। वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। अब ये कहानियां पढ़िएगा इसको, ये पूरा पढ़ाया हुआ क्लास में आपको, एवरेज एटॉमिक मास निकालना। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन करिए, लिखिए मत क्वेश्चन को। क्वेश्चन कितना बड़ा है, उसमें कितना छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। गेट द आंसर, गेट द फाइनल आंसर विथ योर ओन कैलकुलेशन। डोंट यूज कैलकुलेटर। जो स्मार्ट बने कैलकुलेटर उसका ना, उसको पकड़ तो नहीं पाऊंगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। यू कैन ओनली लर्न द अप्रोक्सीमेशन डूइंग बाय डूइंग कैलकुलेशन। फास्ट सॉल्विंग आपकी तभी होगी जब खुद कैलकुलेशन करोगे। टू डू दिस क्वेश्चन सॉल्विंग, अगेन क्या सीखना बताता हूँ। जैसे आपको रेडॉक्स में सिखाया मैंने, टाइट्रेशन में सिखाया। इंग्लिश लैंग्वेज को हटानी है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है, क्या यूज करना है, जो अननोन क्वांटिटी उसको निकालना है, जो नोन क्वांटिटी वो गिवन लिख लेना है। हर क्वेश्चन का तरीका एक ही तरीका है, जो क्वेश्चन कहता है वो निकाल लो। क्वेश्चन निकालने के लिए क्या कह रहा है बताओ? वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जो मेरे पास पेज में लिखा हुआ है। किलो हर्ट्स का मतलब क्या हुआ? कितना हर्ट्स? into 2000। 10⁻³ और हर्ट्स होती क्या है? पर सेकंड। करिए सॉल्व। डोंट वरी अबाउट द टाइमिंग, आप आराम से सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ के देखो, मैंने आपको चीज सिखाया हूँ। आपकी इंग्लिश मेरे कंपैरिजन में 100 टाइम्स बेटर हो सकती है, बट डोंट गेट वरीड कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, सिंप्लीफाई इट एंड ट्राई टू पुट द फॉर्मूला। इन केमिस्ट्री यू विल ऑलवेज स्टक विद द लैंग्वेज। लैंग्वेज ही आपको 50% परेशान कर देगा ताकि आप सॉल्व ही ना करो। अगर आपने लैंग्वेज को किल कर दिया तो 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई। सर मैं चैट में आंसर बताऊं? बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम, अच्छा तुम फोन में रखते हो ना, तुम घर पे नहीं रहते हो क्या निकेत? सर घर पे ही हूँ सर। मैंने एक्चुअली पहले ही वो पढ़ लिया था तो मेरे को समझ आ गया था पहले ये कैसे करना है। वो नहीं पूछ रहा हूँ, तो कुछ और पूछ रहा हूँ। पापा मम्मी घर पे हैं? कोई रहते, कोई है कि नहीं बताओ अभी? सर अभी तो है, मम्मी है। मम्मी। तो मम्मी के फोन से व्हाट्सएप क्या करो, सॉल्यूशन, आंसर नहीं। आई वांट टू नो द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या है आपका। और लिख दें कि सर दिस इज अनिकेत फ्रॉम दिस बैच। ठीक है सर। सर एक बार आप नंबर लिख दोगे, मेरे पास सेव नहीं है मम्मी देखो का। ये तो बहुत इंसल्टिंग है, बहुत इंसल्टिंग है, पर ठीक है निकेत। किसके पास नंबर नहीं है प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि आप ये नहीं कहना सर मैं लेट ज्वाइन किया था और आपका नंबर मेरे पास नहीं था। इस बैच में ऐसा कोई लेट ज्वाइन नहीं करता, बहुत एक दो होंगे जिनको कनेक्टिविटी इशू होगी, पर ये धीरे धीरे आदत बन जाती है। अभी प्रीवियस बैच में 3 o'clock तक सिर्फ 8 बच्चे ज्वाइन किए थे, सब 3:10 तक ज्वाइन किए। अभी 3:10 तक मैं स्टार्ट करूंगा तो 3:15 को ज्वाइन करेंगे। आप हमारा चिंता मत करिए कि हम कब स्टार्ट कर रहे हैं। यू ज्वाइन बिफोर 3 o'clock। डॉक्टर एडमिटिंग यू ऑल 3 o'clock के बाद सब एडमिट हो जाना चाहिए।
सॉल्व हुआ सबका? डोंट राइट द प्रॉब्लम, जस्ट राइट द क्वेश्चन वन फ्रॉम नोट्स बस. सर आपको मिला, मैंने भेज दिया. भेज दिया आपने? इसमें सॉल्विंग का है बेटा, जो 219.3 मीटर तुमने लिखा है तो सॉल्विंग का है. सर वो तो मैंने एक्चुअली जब पहले देखा था, मैंने खुद पहले समझा था, फिर मैंने कैलकुलेशन की थी. मैंने इसलिए आपको बताया, मैंने पहले ही पढ़ा था. चलो तो मुझे एक काम करो, कि आगे निकेत, के भी नोट्स लिखे हैं. हाँ वो तो तुम्हारा राइटिंग दिख रहा था, साफ साफ लिखो अच्छे से. इट्स गुड थिंग, वेरी गुड. एक छोटा सा काम करो, मुझे तुम जो 219.3 मीटर लिखा हो ना, हेलो, यस सर. उसकी उसकी रफ में कैलकुलेशन करके दिखाओ बिना कैलकुलेटर के. ओके. हाँ, बिकॉज जो तुम डिवीजन करोगे ना उससे बहुत कुछ सीखोगे. सर कहीं जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, तो शो मी द डिवीजन इन द रफ वर्क. सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? सी का सर फॉर्मूला क्या आंसर होता चैट है? बॉक्स में दिया है सर. हाँ ठीक है, आंसर नॉट इम्पोर्टेंट बेटा, आंसर मैं दिखा दूंगा, मुझे सर मुझे c प्रोसेस से equals मतलब. to lambda upon frequency. टाइम, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी का हमें पता है ऑलरेडी फॉर्मूला, सी अपॉन लैम्डा होता है. तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? तो सेकंड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. पर अगर फर्स्ट मुझे पता है सेकंड लिख दूंगा डेफिनेटली. तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, दोनों वाले पुट करेंगे और निकल जाएगा वैल्यू. सबको 219 आया क्या? तो हाँ सर भैया आंसर यही ये है. बात है, क्या क्या बोले धीर? ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ. करो कैलकुलेशन, परेशान होना जरूरी है? सर मुझे 0.0021 into 10⁵ है, तो फिर 210 होगा. ठीक है, सही है, क्या दिक्कत है? जो ये कैलकुलेशन करते हैं आप उसी से सीखते हैं, हमारी थ्योरी पढ़ाने से नहीं सीखते. तब सीखते होंगे कुछ, बट मैक्सिमम लर्निंग होती है खुद के सॉल्विंग से. यहाँ मेंशन कर दिया कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव्स होते हैं वो. वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड. वेवलेंथ दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी का रेंज निकालना है. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? तो दोनों पे आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा देंगे. तो 400 नहीं लिखेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, थर्ड वाला. टेक योर टाइम टू सॉल्व. ये जेन्युइन टाइम है, ज्यादा टाइम लग रहा है एक्सपेक्टेड से, तो आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है. कम टाइम बना देते हैं, वेरी गुड थिंग.
सर आंसर मिल गया। मिल गया? हाँ सर, मैच कराइए। ठीक है सर। गलत है तो ठीक है ना? तो करेक्शन करेंगे। सर एक मिनट। सर ये 5 into 10⁻⁹ लिखे ना सर? क्या बेटा? हाँ, सर बट मुझे वेवलेंथ 0.5 into 10⁻10 आ रहा है। हाँ सर, मुझे भी वही आया। क्या आ रहा है बेटा? 0.5 into 0.5 into 10 power 10। तो आपके सामने कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर बट मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज किया, C अपॉन ये। कोई भी फॉर्मुलाइज करो, सब तो एक से रिलेटेड है। बट सर वो C अपॉन वेवलेंथ वाला किया ना, लाइट अपॉन वेवलेंथ, तो उसका आंसर 0.5 into 10⁻10 ही आया। तो टाइम पीरियड कितनी है? 2 into 10⁻⁻⁷ सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2। ठीक है। सर अब 0.5 ऐसे into क्वेश्चन, 10⁻⁻10 है। हाँ ठीक है, 0.5। इसको बेट देखो, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने का तरीका आपको मूल कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कि ट्राई टू मेक द न्यूमरेटर, जैसे इफ यू टेक द 10 पार्ट इन द न्यूमरेटर, ये क्या बन जाएगा? 10 10, yes. अपॉन 2। कैन आई राइट दिस एज 10? लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? हर्ट्ज। सर बट अगर इस फॉर्मेट में आता है 0.5 into 10⁻10 तो गलत हो जाएगा। क्या बोले? बोला फिर से। 0.5 नहीं, into गलत 10। क्यों होगा? गलत क्यों होगा? ऑलवेज टोल्ड यू टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन ना। यस सर। वो दोनों सही है, गलत क्यों होगा? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी मिल गया। एक मिनट। ठीक है, अब मैं विवेंत, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। यस। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन C फ्रीक्वेंसी। upon V। सी क्या है? 3 into 10⁻8। तो लाइट बोल दिया है। और ये 5 into 10 तो 16। 16 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 10/9 सर है, वेव ऊपर नंबर 10/8 है। 16 आ रहे हैं सर। वेव नंबर जाएंगे, लैम्डा तो निकाल लें। सर लैम्डा क्या लैम्बडा होगा? मुझे 6 into 10⁻2 आया। 30 into 10⁻7 अपॉन 5 10/9, तो 6 into 10⁻2 क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर। अब फ्रीक्वेंसी बार, सो न्यू बार दैट इज वेव नंबर 1 16। अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन क्या होगा? 100/6। बस आपके सामने सारा कैलकुलेशन है। यस सर, आई गॉट दिस वन। So, हाँ, so if we use the formula frequency is equal to C upon lambda, तो C का वैल्यू 3 into 10⁻8 आता है, लैम्डा का वैल्यू हमें मिला है 6 into 10⁻2। और जब हम लोग वो सॉल्व करते हैं तो 0.5 into 10⁻10 आ रहा है। सही है ना? 0.5 into 10⁻10 तो 5 into 10⁻9 ही होगा ना। ओके सर, यस सर। हो गया। अब मैच कर लेते हैं नोट से। सही है ना सारे आंसर? मीटर का यूनिट छूट गया था। अब येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प, क्या मतलब है? क्या गिवन है बताओ? लैम्डा। यस। और निकालना क्या है? Yes, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। wave number। दिस इज व्हाट C upon lambda, and Yes. this is what 1 upon lambda। 1 upon lambda।
ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ो इसको, अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई है, पढ़िए एक बार। वेव नेचर और क्लासिकल फिजिक्स या वेव थ्योरी, और सर ये सारी डेफिनेशन बोर्ड्स के टाइम पे काम आएंगे सर? नहीं काम आएगा, बोर्ड्स में 12 पूछते हैं, सब नहीं आएगा। हाँ सर, 12th में लेकिन डेफिनेशन पॉइंट्स पढ़ो। द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, हॉट बॉडी का मतलब एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो सीखो। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है, ब्लैक बॉडी का जो डेफिनेशन है, आइडियल बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन, ऑल काइंड ऑफ ईएमआर, जो किसी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी को भी एमिट कर सकता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। जैसे एक ब्लैक बॉडी को अगर आप किसी टेम्परेचर पे ले जाएंगे, देखिए कितनी गलत बात है अगर देखा जाए तो। जब स्टार्ट किया मैंने क्लास 307 पे 32-33 स्टूडेंट थे, 38 हुआ है, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो आपकी तरफ से अगर मैसेज नहीं आता है टीचर को, तो मतलब आप लोग नहीं केयरफुल है। मैं आपको साफ कह देता हूँ, आफ्टर 3 o'clock अगर आप कोई कारण से लेट हो रहे हैं तो प्लीज आप ड्रॉप करिए मैसेज, सबके पास नंबर है। सेंटर हेड को ड्रॉप मत करिए, सेंटर हेड फिर मुझे ही पूछेंगे, इससे बेटर है मुझे ही ड्रॉप करिए। तो चैनल शुड नॉट बी बिगर कि मैं सर दिक्कत हो रही है मैं उनसे बात करूंगा, फिर वो आपसे बात करेंगे। वॉट एवर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन स्टडीज, आप डायरेक्टली टीचर को बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमसे ही पूछेंगे सर देखिए उनको बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद द टीचर्स, जो दिक्कतें आते हैं उसको पूछिए, एंड वी आर ओनली हेयर टू हेल्प यू, नथिंग एल्स। मुझे और कोई काम नहीं आता। अब हमसे पूछेंगे दुनिया में क्या चीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता उससे। पर हाँ, आई कैन हेल्प यू पीपल इन योर स्टडीज, बट ओनली व्हेन यू वांट। अनिकेत देखा बड़ा टाइम कितना लगा करने में? सर वो मैंने कर लिया था पहले ही, मम्मी फोन पे थी। क्या बेटा? सर वो मैंने 5 नहीं नहीं, ये का टाइम मम्मी नहीं। अरे मैं तुम्हें जब से करने के लिए कहा अभी तक का टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे सॉल्यूशन का लेंथ की बात कर रहा हूँ। यस एंड दैट डेफिनेटली टुक टाइम एटलीस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तो लगा ही होगा ना, उससे कम में तो इम्पॉसिबल है कि नहीं? बताओ। यस सर। अब तुम्हारा जो सॉल्यूशन है उसको मैं फिर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, और तुम बोलोगे सर ठीक है सर, हमारा जो मेथड है उसमें थोड़ी सी चेंजेस थी सर। देखिए 3 × 10 क्या है? 8 अपॉन क्या है? 1368 × 10 3 है, यही दिया हुआ है। 3 × 10 क्या कर लें? 5 अपॉन क्या कर लें? तुमने भी यही किया। बट कैन आई राइट द न्यूमरेटर एज 3000 अपॉन 1368 into 10 2? यस यस अब मैं डायरेक्टली 1368 को क्यों ना डिवाइड कर लूं 3000 में? मैं क्यों कैंसिल आउट करने जाऊं? अल्टीमेटली डिवाइड ही करना है तो। है ना? बोलो। यस यस सर। फिर 0 पुट करेंगे, नहीं 226 होगा ना यहाँ पे। क्या लिख रहा हूँ देखते हो? 2 8 16, 2 6 12 13, 7 2 4 6 2। यहाँ पे सर ये थोड़ा ज्यादा मतलब वो डिफिकल्ट नहीं रहेगा, लाइक छोटे नंबर से करना वुड बी इजियर। डजेंट मैटर ना, तुम्हें 1368 का टेबल थोड़ी याद करना, उसको 234 से मल्टीप्लाई करना। 375 upon 171। हाँ 375 upon 171 तो आंसर आ जाएगा। हाँ, वो तो उसने किया ही है अपनी तरफ से, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। 1368 क्या आएगा? 2 7, कुछ गलत तो नहीं किया निकेत ने, बहुत अच्छे से किया है।
डन। अब मन में आप देखो कैसे करते हैं, कहाँ से निकलता है डेटा। जैसे यहाँ पे 30 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 26 आएगा। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 39 आएगा। कौन सा बेटर है, 2? 2 अब ये 26 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो 2 से कर नहीं सकता क्योंकि वो तो कम वैल्यू है, तो 1। अब 1 2 7 2 0, 9 से मल्टीप्लाई करूँ 8 सब डेफिनेटली 136 10 क्या होगा, 13680, एंड 1 2 7 2 0 इज क्लोजर टू 13680, तो डेफिनेटली उससे कम या 9 या 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया आंसर। और 2.19 इंटू क्या था, 10^2, 10^2 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 219। 219। तो तुम्हारा सोल्यूशन कुछ गलत कहाँ है, अच्छा सोल्यूशन है, तो उसको हम थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इम्प्रूव मैं नहीं कर रहा, जब सॉल्व करोगे तो आप खुद इम्प्रूव करोगे अपने आप। तो ये थ्योरी कहता है कि क्लासिकल थ्योरी, ये जो वेव थ्योरी है, वो कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नेचर। ये 2 पॉइंट्स हैं। रिमेनिंग दोनों पॉइंट इतने, रिमेनिंग थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इट बेस्ड ऑन दिस टू इफेक्ट्स ओनली। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप अभी मेरे सामने याद करिए कि फॉलोइंग रिजल्ट्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब अलग अलग पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये 4 पॉइंट्स हैं जो वेव थ्योरी से, जो हम लोग लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सब पढ़ा हमने। एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है वेव थ्योरी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर था। व्हाट इज इंटेंसिटी, द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो ये आपका वेव थ्योरी है। तो वेव थ्योरी से हम लोग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कौन सी है वो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये चारों पॉइंट याद करिए बिना समझे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं समझाऊंगा सभी को। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ मेंशन्ड है, विल डिस्कस इट लेटर। पहले हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। डालिए हेडिंग नोटबुक पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी को समझ सर योर समझनी वॉइस इज पड़ेगी। ब्रेकिंग सर। माय वॉइस, Yes, sir. हेलो। Now, sir, it's clear. So now, sir, it's clear. सर आप सडनली बीच, सर हाँ। प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बाद आप कुछ कह रहे थे सर। हार्दिक मैं कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पहले। प्लैंक्स क्वांटम को समझने के लिए वर्ड है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मींस इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल वैल्यू। अब इसका मतलब हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले आपको सर ने मुल्कन्स ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है क्या? हाँ सर पढ़ा है। नाउ देखना, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। फिर एन क्या है, इंटीजर, और ई क्या है, चार्ज। चार्ज ऑफ 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन। एक एटम न्यूट्रल है, सोडियम अगर लूं, सोडियम न्यूट्रल है, अगर मुझसे उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, उस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस Na positive. प्लस ई, Plus electron. पॉजिटिव। प्लस ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 into 10 raised to minus 9. 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। 19 coulomb. अगर सोडियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, Na plus 2 2e तो चार्ज इस पे क्या होगा बताओ, plus प्लस 2 2। अगर वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या कर दोगे, 2 into 1.6 3.2 into 10 power minus 19
कूलम। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, क्या सोडियम पे प्लस 2.5 चार्ज हो सकता है? नो सर, क्यों नितिन? सर हो सकता है। क्योंकि वो इंटीजर में ही हो सकता है। क्योंकि आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? नो सर, आई रिमूव एक हाफ पूरा इलेक्ट्रॉन को कट करके निकालूंगा, ऐसा हो सकता है? नो सर, लॉजिकली ऐसा नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट व्हाट इन ऑलवेज इंटीग्रल फॉर्म। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कभी भी हाफ निकाल नहीं सकते या 3/4 निकाल सकते, या तो हम एक निकाल सकते हैं या दो निकाल सकते हैं, या एक ऐड कर सकते हैं या दो ऐड कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर, तो किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होगी, वो चार्ज हमेशा किसका मल्टीपल होगा? ई का। Yes, sir. ई सर, चार्ज किसका मल्टीपल होगा? या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, पर मल्टीपल किसका होगा? ई का। ई का। मतलब मेरे पास प्लस ई चार्ज हो सकता है, प्लस 2 ई चार्ज हो सकता है, प्लस 3 ई चार्ज हो सकता है, बट इन बिटवीन कोई चार्ज हो सकता है क्या? नो No. सर, सर इसको डिसकंटिन्यूअस मैनर कहते हैं। जैसे 1 2 3, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। पर अगर मेरे पास 1 2 3 नंबर अवेलेबल है, तो ग्राफ में प्लॉट करने बोलूंगा तो कुछ कुछ पॉइंट्स ही मिलेंगे ना, सभी को Yes. मैच नहीं करा सकता। जो चार्जेस होती है किसी बॉडी पे, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिलती है, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलती है। तो चार्ज भी बॉडी का क्या होगा? चार्ज इज व्हाट? क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या बोलो? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ कि चार्ज क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। इंटीग्रल मल्टीपल स्मॉल वैल्यू। तो 1.6 इंटू 10⁻19 स्मॉल है या लार्ज है? बताओ। स्मॉल है, वेरी Small. स्मॉल है। वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या बताओ? चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल वैल्यू, दैट इज व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻19। मैंने वर्ड समझ में आई बात अभी तक? यस Yes. यस। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में मिलता है। सर ये लिखना है अभी। कुछ मत लिखो, ओके मुझे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा बेटा, क्या क्या लिखना है क्या लिखना है, डोंट वरी अबाउट इट। समझिए सर, यहाँ यस तक डन। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है समझिए, कि जो मान लीजिए आप सनलाइट में खड़े हैं, तो लाइट आपकी बॉडी पे पड़ेगी, बॉडी पे पड़ती है तो हीट का फीलिंग होता है, धूप लगता है ना, या नंगे पाँव Yes. पाँव चलते हैं आप जमीन पे, तो पैर गर्म हो जाती है, लंबी जलन हो जाती है, हीट मिलता है आपको। तो हीट कहाँ से मिल रही है? लाइट से मिल रही है। तो लाइट इज अ सोर्स Yes. ऑफ व्हाट? एनर्जी। एनर्जी। Energy. और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो एनर्जी मिलती है आपको लाइट से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो लाइट मिलती है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिलता। किस फॉर्म मिलता है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है। सर कौन इसका से मीनिंग क्या है? हार्दिक प्लीज बेटा लेट मी स्पीक ना बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना सब कुछ। सर वर्ड नहीं सुना मैंने, समझ में नहीं आया इससे कुछ। नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ सब कुछ, तुम सुनो। देखो रिमेनिंग स्टूडेंट सब सुन रहे कि नहीं, बताओ हार्दिक, बोलो। सर डिड यू एवर ऑब्जर्व कि क्लास में सब शांत बैठे हैं, सब सुन रहे हैं? आप सुनिए फिर से। आई एम ऑलवेज रिपीटिंग द कंटेंट, हमेशा रिपीट करता हूँ चीजों को। सुनिए पहले, तो कंटेंट खत्म हो जाती है, इफ यू मिस एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है जो लाइट है, तो ये बहुत डिफिकल्ट मॉडल है टीचिंग का। पर क्या होता है, अब अपने पास अभी ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब सब लोग यूज टू भी हो चुके हैं आप लोग। तो जब लाइट आपके पास पहुंचती है, वो लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिलता। मतलब अगर आपको चाहिए 100 जूल्स एनर्जी, तो 100 जूल का एक कलेक्टिव फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, कि 100 जूल का एक पैकेट आया आपको मिल गया। वो छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। जैसे आपके ऊपर जो चार्जेस हैं, वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं बार बार उस एग्जांपल को रिपीट करूंगा। जो चार्जेस हैं आपके ऊपर, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह जब लाइट अपना एनर्जी सप्लाई करेगा आपको, व्हेन द लाइट इज सप्लाइंग द एनर्जी टू यू फॉर एनी बॉडी, then the light is supplying the energy in the form of small packets. The smallest packet of energy is known as quantum.
उससे छोटी एनर्जी आप नहीं ले सकते। आप 1.5 पैकेट नहीं ले सकते, जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, वैसा ही आप 1.5 पैकेट ऑफ एनर्जी नहीं ले सकते। आइदर यू विल रिसीव 1 पैकेट ऑफ एनर्जी, 2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी, 3 पैकेट्स ऑफ एनर्जी और मोर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो अगर एक की एनर्जी ई है एक पैकेट की, तो दो पैकेट की एनर्जी क्या होगी, 2e। यू कैन नॉट गेट 1.5e एनर्जी फ्रॉम दोज रेडिएशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, the radiations, electromagnetic radiation, provide the energy in the form of small packets. The smallest packet of energy provided by the radiation is known as quantum. So you receive 1 quantum, 2 quantum, 3 quantum, multiple quantum जब होते तो क्वांटा कहते हैं, तो क्वांटा रिसीव करते हैं। अगर आप 1.5 क्वांटा रिसीव कर सकते, 1/3 रिसीव कर सकते, तो आप कंटिन्यूस बोल सकते थे। सिंस यू आर रिसीविंग 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, E, 2E, 3 energies, it means the energy is coming to you in the discontinuous format. बात समझ में आई सबको? हार्दिक क्लियर है? यस हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो जब आपके पास एनर्जी पहुंचती है तो एक पैकेट की एनर्जी क्या है, E मान लीजिए, तो 2 पैकेट की एनर्जी क्या होगी, 2U, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई गिवन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी आएगी वो डिस्कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी। अब जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि EQ क्या है, एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ वन 1 quantum और the smallest packet या small packet of energy। EQ जो होता है वो कहता है कि EQ is dependent on frequency of radiation। अगर मुझे येलो लाइट का एनर्जी मिल रहा है तो येलो लाइट की जो एनर्जी होगी एक पैकेट की, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, यस जहाँ पे H क्या है, इसका कांस्टेंट होगा। प्लैंक्स साइंस कांस्टेंट। ये लोग अपना नाम रोशन करते रहते हैं। H की वैल्यू होती है 6.626। जो था यूनिट क्या होगी, फटाक से बोलो। जूल्स पर सेकंड। नहीं, गलत। EQ की एनर्जी क्या होगी, जूल्स। फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या होगी, पर सेकंड। पर सेकंड। तो सेकंड कैंसिल होना चाहिए ना, जूल से जूल सेकंड। वैल्यू याद करिए कांस्टेंट की। अब अगर मुझे ज्यादा पैकेट चाहिए हर से, मोर नंबर ऑफ पैकेट्स आई नीड मोर नंबर ऑफ क्वांटम। यस सर। तो टोटल एनर्जी emitted or absorbed in the form of radiation will be what, n into EQ। EQ और n into क्या हो जाएगा, h nu। H Any doubt in this? नो सर। तो एक पैकेट की एनर्जी h nu, मल्टीपल पैकेट्स की एनर्जी बोलो NH nu। N नेक्स्ट। सिंपल। फिर से मैं रिपीट करूंगा, EQ का फॉर्मूला अगर h nu है, nu का फॉर्मूला क्या है, C by lambda, HC by lambda। So this can be also written as HC by lambda। H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, यस तो HC को हम Yes, sir. लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो इफ a number of photons, number of quantums, not photons, quantums अगर बढ़ते हैं, E भी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी बताओ, सर 1 होगा 1.6 into 10 raised to minus। गलत सलत बोलते हो। EQ ना सिंपल, स्मॉलेस्ट Okay. एनर्जी पॉसिबल 6.626 into 10 power 3। फॉर अ, नहीं वैल्यू क्यों बोलना, EQ बोलो ना सर। EQ स्मॉलेस्ट पैकेट है, स्मॉलेस्ट एनर्जी पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर रेडिएशन। हर रेडिएशन की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। यस इफ नंबर ऑफ क्वांटम्स इंक्रीजेस, E आल्सो व्हाट इंक्रीजेस। इतना ही है फॉर्मूला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। जैसे आपको सारे वेवलेंथ सबको रिलेट कराया, वही फॉर्मूला यहाँ पे हो रहा है, पर सॉल्विंग में मेहनत लगती है। नाउ एक और यूनिट होता है EV। EV को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, should be equal to 1.6 into 10 power minus 19 जूल्स। अब डेटा याद करना काफी आसान है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही वैल्यू है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 into 10 power
अगर जूल्स को कन्वर्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलते जाओ। So same. डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा सर। गलत गलत बोलते रहते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes. अब देखिए EQ का फॉर्मूला SC बाय लैम्डा है। अगर H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, अगर मैं पुट कर दूं वैल्यू जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा भी अगर मीटर में ले लूं तो ऊपर जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ऊपर आएगा 2 × 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। अगर लैम्डा मीटर में लेंगे तो जूल्स में डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। तो SC बाय लैम्डा बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ कि EQ का वैल्यू निकालो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अच्छा जूल्स में निकाल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल सकते हैं डिवाइडिंग बाय दैट, कोई दिक्कत नहीं है यूजिंग दिस रिजल्ट। तो अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली। एंगस्ट्रॉम को रीड करते हैं। अगर आपने वेवलेंथ इस फॉर्म में यूज किया तो ये आएगा। अगर आपने वेवलेंथ नैनोमीटर में यूज किया तो 1240 अपॉन, तो क्विक फॉर्मूला फिर से मैं रिकॉल कराऊंगा। फॉर्मूला याद करिए, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम का फॉर्मूला h nu can be written as c by lambda. You can also write this as hc nu bar also, है ना? बताइए। Yes. hc nu bar लिख सकते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन कौन से हैं? ये वाले और ये वाले। एक लास्ट डेरिवेशन जो बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर एक क्वांटम की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छा डेफिनेटली अगर आप h की वैल्यू देखोगे तो बहुत कम वैल्यू होती है। जब एनर्जी ऑफ क्वांटम की जो वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट एनर्जी होगी, बहुत सबसे छोटी वैल्यू होगी फॉर अ पर्टिकुलर रेडिएशन। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर पर पार्टिकल है या पर फोटोन है या पर क्वांटम है, फोटोन बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ दिमाग में सेट हो आपके। अगर रेडिएशन लाइट है तो क्वांटम को बोलते हैं फोटोन, याद रहेगा। Yes. इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, बोलो, लाइट, Light. Then it is then One quantum photon is will known be- as, quantum is हाँ, known. quantum is known as what? Photons. सर तो क्वांटम का मतलब ही फोटोन होता है, बराबर? फोटोन का मतलब क्वांटम होता है। क्वांटम इज अ जनरल वर्ड फॉर ऑल द रेडिएशन। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट है, प्योर है, तो उस क्वांटम को हम लोग फोटोन भी बोल सकते हैं। तो ऑल फोटॉन्स आर व्हाट? क्वांटम। बट Quantum. रिवर्स इज नॉट Or ट्रू। quantum or not. बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा स्टेटमेंट मैं आपको 100 लिखवाऊंगा, तो 100 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन ऐसे बहुत लिखवाऊंगा। तो फ्रेम अ स्टेटमेंट ऑल फोटॉन्स आर क्वांटम बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ओके। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करूं तो ऐसा लिखूंगा कुछ। यस। Yes. अगर किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो अक्षर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻. सिंपल। 10 power. एनी डाउट? नो सर। No sir. ये एक पार्टिकल या एक फोटोन या एक एटम या एक किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हम रिजल्ट निकालने वाले हैं उसकी एनर्जी इतनी है। तो अगर मैं बोलूंगा पर मोल तो कितने पार्टिकल की बात कर रहा हूँ? अगर पर मोल कर दिया तो कितने पार्टिकल की बात कर रहा हूँ? By n. बाय यानी कि इनटू एन है बच्चा। Sorry, into n. एक डब्बे में 2 आम है तो 2 डब्बे में कितने आम होंगे? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। Yes. पर मोल का मतलब फॉर एन पार्टिकल्स ना। और एन की वैल्यू जानते हैं आप? 1.6. 1 पॉइंट। 6.02. 6.02 to 10 बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे टफ पार्ट है चीजों को याद करना। पढ़ने समय समझना सब समझते हैं, बॉम्बे के बच्चे वैसे इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो पढ़ने के टाइम में सब समझते हैं वो। दिक्कत कब आती है जब 5-6 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप दिमाग में रखे हैं तो ही आप पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दिस इज अ टफ पार्ट। अभी आप पढ़ रहे होंगे टेम्पररी, टेम्पररी पढ़ाई कहते हैं उसको। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आता है 96.35 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल पर मोल। फास्ट कैलकुलेशन के लिए लिख लेते हैं 96.4 किलो जूल पर मोल। अब बोलो सर इसका यूज क्या है? डेफिनेटली मन में आया, इसका यूज क्या है सर? जैसे इसका वो यूज कैसा है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। यूज ये है कि अगर आपने एक क्वांटम का एनर्जी निकाला और मैंने आपको 1 मोल क्वांटम की एनर्जी पूछ लिया, मान लो 1 क्वांटम की एनर्जी कितनी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मोल की एनर्जी कितनी होगी बताओ? x into 96 और डायरेक्टली किलो में दे देगा वो। जब 1 क्वांटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉलर यूनिट। बट 1 मोल की जब बात करूंगा तो बहुत सारे फोटोन की बात कर रहा हूँ। एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस नहीं करते, किसमें एक्सप्रेस करेंगे? किलो जूल में एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली अगर ये मेरा y किलो जूल पर मोल है तो पर पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? y/96। तो दिस इज द यूज, कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट जैसे आपको मैंने एक वेवलेंथ दे दिया बेटा, एक रेडिएशन का वेवलेंथ दे दिया, तो वेवलेंथ से आप क्या निकाल सकते हो? एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम निकाल सकते हो। अगर एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम आपने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया, तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के बाद मैं बोलूंगा 1 मोल क्वांटम का बताओ, तो किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? 96.4। दीज आर द सिंपलर थिंग जो क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व कराता है। अब लिखिए अच्छे से आप यहाँ से। सर मुझे एक एवरेज एटॉमिक मास में थोड़ा सा डाउट। बोलो। सर आपने वो जो क्लोरीन का बोला था ना सर, वो दो शॉर्टकट्स के लिए। हाँ, कौन शॉर्टकट? सर सो शॉर्ट अनदर मेथड था ना, वो एक लाइन बना के मतलब उन दोनों का लिखने का, वो हाँ हाँ, 35.5। तो सर अगर वो 3-3 रहेगा तो कैसे करेगा, जैसे नहीं कर कार्बन पाएंगे, नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो सर वो फॉर्मूला से जाना पड़ेगा ना? हाँ, बेसिक फॉर्मूला, शुड अवॉइड दैट।
लिखा नितिन? नो सर। पहले फॉर्मूला याद हुआ आप लोग को? रुकिए, EQ का फॉर्मूला क्या है? H न्यू HC बाय लैम्डा HC न्यू बार, टोटल एनर्जी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल n। क्या है यहाँ पे? बोलो, व्हाट इज n? n इज व्हाट? एनी इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और n होता क्या है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम। क्वांटम। सिंपल, नंबर ऑफ क्वांटम्स यहाँ पे लिख देता हूँ n। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी। और जूल्स भी क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी। हाउ दिस वैल्यू कम्स आई विल टेल यू लेटर। पहले आप समझ लीजिए, इसको यूज करना सीखिए। डेंस। सर 1 मिनट सर, राइटिंग। डेंस। नो सर, नॉट। हाँ, हाँ लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिनिश। हाँ बेटा।
Then दो ना Okay. डन Yes. Sir, 1 minute, sir. Last part is left. हाँ Yes, sir. Done. नाउ अब ये पूरी थ्योरी डिस्कशन हुई, सब फॉर्मूला डिस्कशन कर दिए। अब लिखता है फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन। फोटोन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया मतलब क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है। एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या होगा, एच न्यू। H new. एच की वैल्यू न्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हर्ट्ज होता क्या है, पर सेकेंड। आंसर आ गया। तो वही बोलूंगा 1 मोल कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड किससे कर लीजिएगा, 1.6 into 10⁻19 से डिवाइड कर लीजिएगा। 1 मोल का निकालने के लिए बोलूंगा इंटू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो अल्टरनेटिव मेथड है। वेवलेंथ ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम ये दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ 1 Quantum. क्वांटम। तो लैम्डा पता है तो एससी वाला लैम्डा लगा दूंगा। एक और बताया था मैंने 10 पर -25 upon कौन ये मीटर में रहना चाहिए, मीटर। मीटर में रहना चाहिए 10। आप पेज नंबर 35 तक कंप्लीट करना है क्वेश्चन सॉल्विंग। सॉल्यूशन मत देखिएगा, ट्राई टू सॉल्व टिल हियर। सर मतलब 21 to 35 में जितने क्वेश्चन होते हैं सब। हाँ वो कर लेना एक बार, सब तो करवा ही लिया, कर लेना। फोर्थ वाला मुझे मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप ट्राई करो, खुद से करो विदाउट चेकिंग द सॉल्यूशन। ठीक है सर। फोर्थ वाला सर, ठीक है चलिए, ओके। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Bye.